प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी विज्ञान की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा का पाठ 3, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। रेशों के बारे में आप सब जानते हैं, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं। तागों को आप धागे भी कहते हैं और तागे तंतु से मिलकर बनते हैं। तंतु को हम रेशे भी कहते हैं। ये सब आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कुछ रेशे हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम पादप रेशे कहते हैं, जैसे कपास, जूट, और कुछ रेशे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम जांतव रेशे कहते हैं, जैसे ऊन, रेशम। तो आज इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे कि ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ऊन के रेशों से ऊन का संसाधन कैसे किया जाता है, यानी ऊन कैसे प्राप्त की जाती है, और रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, और रेशम के रेशे से रेशम के वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना नया पाठ, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो ऊन हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, ये आप सबको पता है, जैसे भेड़, ऊंट, याक, बकरी, लामा, एल्पेका। ये कुछ जंतुओं के नाम मैंने लिखे हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। भेड़ की ऊन सामान्य रूप से जो हम ऊन प्रयोग में लाते हैं, वो ज्यादातर ऊन भेड़ की होती है। भारत की अगर हम बात कर लें तो भारत में बहुत सारे राज्यों में ऊन पाई जाती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इनके पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ पाई जाती है। और अगर हम मैदानी इलाके की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में भेड़ों की कई नस्ल पाई जाती है। ऊंट के बालों से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। याक की जो ऊन होती है वो तिब्बत और लद्दाख में ज्यादा प्रचलित है। बकरी की ऊन जो है वो इसके लिए हमें जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जो अंगोरा नस्ल की बकरी पाई जाती हैं, उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। अंगोरा नस्ल की जो बकरियां होती हैं, उनके त्वचा के निकट जो बाल होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं, उन्हें हम फर कहते हैं। और अंगोरा नस्ल की बकरी के फर से बहुत बेहतरीन शालें बनाई जाती हैं, जिनको पश्मीना शालें कहा जाता है। पश्मीना शाल। लामा और एल्पेका ये दोनों जंतु दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं और इनके बालों से भी ऊन बनाई जाती है। आइए हम एक एक करके इन जंतुओं के चित्र देख लेते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये कौन से जंतु हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। ये है भेड़। इस पेज पर आप चित्र देख रहे हैं याक, अंगोरा बकरी, और जो सामान्य बकरी होती है वो ऊंट, लामा और एल्पेका। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भेड़ के कौन से बालों से हमें ऊन प्राप्त होती है? आइए इसकी चर्चा करते हैं। भेड़ के
भेड़ के शरीर पर दो तरह के बाल होते हैं, एक दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरे उसकी त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। ऐसा नहीं है कि भेड़ के शरीर पर जितने बाल होते हैं वो सब एक ही तरह के होते हैं। जैसे अगर हम अपने शरीर पर बालों को देखें तो हमारी त्वचा पर, हमारे सिर के बाल, ये सब बाल जो अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ बाल रूखे होते हैं, कुछ बाल मुलायम होते हैं। ठीक इसी तरह भेड़ के शरीर पर जो बाल होते हैं, कुछ बाल रूखे होते हैं और कुछ उसकी त्वचा के निकट तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन बालों से, जो तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं, इन्हीं से ऊन बनाई जाती है। इसके बाद कुछ जो भेड़ें होती हैं वो भी सभी एक प्रकार की नहीं होती, भेड़ों की भी कई नस्ल होती हैं। कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जिनके विशेष रूप से केवल मुलायम बाल ही होते हैं। तो ऐसी भेड़ों का हम विशेष रूप से चयन करते हैं ताकि हमें ऊन के लिए मुलायम बाल मिल सके। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्णात्मक प्रजनन। तो क्या होते हैं वर्णात्मक प्रजनन? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ों का चयन जनक के रूप में किया जाता है ताकि उनसे, उनके मुलायम बालों से हम ऊन प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से ऐसी गुण युक्त भेड़ों के चयन की जो प्रक्रिया है उसे वर्णात्मक प्रजनन कहा जाता है। इसके बाद बच्चों, क्या आपको पता है कि भेड़ क्या खाती है? तो आइए हम भेड़ के भोजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भेड़ को विशेष रूप से पत्तियां और घास पसंद होती है। जो भेड़ पालक होते हैं, यानी जो भेड़ों को पालते हैं, वो उन्हें हरा चारा, दालें, ज्वार, मक्का, खली और खनिज आदि चीजें खिलाते हैं। खली आप सब लोग समझते हैं क्या होती है? सरसों के बीज में से जब तेल निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो पदार्थ बचता है उसे हम खली कहते हैं। तो ये सभी चीजें भेड़ पालक भेड़ों को खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें क्या खिलाया जाता है? अनाज, सूखा चारा और पत्तियां। तो ये था बच्चों कि भेड़ों को क्या भोजन खिलाया जाता है। इसके बाद में मैं आपको एक सारणी में दिखाऊंगी कि भारतीय नस्लों की कौन कौन सी भेड़ होती हैं और उनकी ऊन की गुणवत्ता कैसी है और ये भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं सारणी। देखिए बच्चों, आपके सामने इस पेज पर है एक सारणी जिस पर लिखा हुआ है भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें। इसमें सबसे पहली है लोही। इस नस्ल की जो भेड़ होती हैं उनकी ऊन अच्छी गुणवत्ता वाली होती है और ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। इसके बाद है रामपुर बुशायर, जिसकी ऊन भूरी होती है, जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तीसरी है नाली या नली, जिसकी ऊन गलीचे में प्रयोग की जाती है और जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। इसके बाद है बाखरवाल, जो ऊनी शालों के लिए प्रयोग में लाई जाती है और ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। इसके बाद है मारवाड़ी, जिसकी ऊन मोटी और रुक्ष होती है, जो गुजरात में पाई जाती है। और लास्ट है पाटनवाड़ी,
जो होजरी के लिए इस्तेमाल की जाती है और जो गुजरात में पाई जाती है। इसके बाद बच्चों हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि रेशों को ऊन में संसाधित कैसे किया जाता है। जो हमारे पास ऊन के रेशे आ गए हैं उनसे हम ऊन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है जिसके 6 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला है ऊन की कटाई। ठीक है, एक एक करके हम इन सभी चरणों के बारे में बात करेंगे। ऊन की कटाई, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, भेड़ के जो मुलायम तंतु रूपी बाल होते हैं उनको उसकी त्वचा की ऊपरी परत सहित उतारा जाता है। इस प्रक्रिया को हम ऊन की कटाई कहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब भेड़ के बाल त्वचा के साथ उतारे जाते हैं तो क्या उनको दर्द होता है? तो ऐसा नहीं है बच्चों। आप मुझे ये बताइए कि जब आप बाल कटवाने जाते हैं तो क्या आपको दर्द होता है? नहीं ना। और जब आपके पापा दाढ़ी बनाते हैं क्या उनको दर्द होता है? नहीं। तो इसी प्रकार से भेड़ों को भी दर्द नहीं होता। तो दूसरा हमारा चरण है अभिमार्जन। अभिमार्जन में क्या किया जाता है, ये जो त्वचा की बाहरी परत सहित जो हमने भेड़ के बाल उतार लिए हैं उनको टंकियों में डालकर, बड़ी बड़ी टंकियों में डाला जाता है और उनको अच्छे से धोया जाता है ताकि उन बालों के से धूल, मिट्टी, गर्द और चिकनाई अलग हो जाए। इसके आजकल बच्चों ये टंकियों में नहीं धोए जाते हैं रेशे, इनको मशीनों के द्वारा धोया जाता है, यानी कि अभिमार्जन का काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद तीसरा स्टेप है हमारा बालों की छटाई। धोने के बाद भेड़ के बालों की छटाई की जाती है। बालों की छटाई से हमारा क्या मतलब है कि जो अलग अलग गठन के बाल हैं उनको अलग किया जाता है और मुलायम बालों को कहाँ भेज दिया जाता है? कारखानों में। इसके बाद चौथा चरण है बर की छटाई और पुनः अभिमार्जन करके सुखाना। तो बर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बर क्या होता है। आपने देखा होगा जब कभी आप स्वेटर पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं तो कुछ कोमल से फूले फूले से रेशे आपकी स्वेटर पर आ जाते हैं, उन्हें बच्चों बर कहा जाता है। और इस चरण में इन बरों की छटाई की जाती है और जो हमारे पास रेशे हैं उनको दोबारा से अभिमार्जन करके, यानी दोबारा धोया जाता है और सुखा लिया जाता है। इसके बाद पांचवा चरण है ऊन की रंगाई। अब जो हमारे पास ऊन, चौथे चरण के बाद जो रेशे हमारे पास होते हैं उनको अलग अलग रंगों में रंगा जाता है, क्योंकि हमारे पास जो भेड़ों की ऊन होती है वो सामान्य रूप से या तो काली होती है या भूरी होती है या सफेद रंग की होती है, तो यहाँ इसको अलग अलग सुंदर रंगों में रंगा जाता है। इसके बाद आखिरी चरण है रीलिंग। फिर इन रंगी हुई ऊन को सीधा करके और लपेट कर इनका धागा बनाया जाता है। धागा बनाने के बाद उस धागे से ही फिर क्या बनेगी? ऊन बन जाती है और ऊन से फिर ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी जिनसे आपको ये समझ में आएगा कि ये जो चरण हमने अभी अभी पढ़े हैं वो कैसे किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं चित्र। देखिए बच्चों, पहले चित्र में भेड़ की ऊन उतारी जा रही है, दूसरे में टंकियों में अभिमार्जन किया जा रहा है, तीसरे में मशीनों के द्वारा अभिमार्जन किया जा रहा है और चौथे में ऊन का धागा बनाया जा रहा है। तो ये है भेड़ की ऊन के रेशों को संसाधित करने के विभिन्न चरण। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऊन उद्योग में काम करते हैं और ये उनकी जीविकोपार्जन का साधन है, यानी कि उनकी आजीविका इसी से चलती है। लेकिन इस उद्योग में एक व्यावसायिक संकट है। क्या है? व्यावसायिक संकट। वो क्या है? जो छटाई का काम होता है, ऊन की छटाई का जो काम होता है
वो बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है। उसमें एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित होने का खतरा होता है। तो जो कारीगर इस काम को करते हैं वो ये जोखिम उठाकर इस व्यवसाय को करते हैं, और इस प्रकार से कारीगरों द्वारा किसी काम को करने में जोखिम उठाना व्यवसायिक संकट कहलाता है। और हमारा देश बहुत ज़्यादा ऊन उत्पादन का काम करता है, लेकिन इस व्यवसायिक संकट से भी हम इनकार नहीं कर सकते। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ में अभी तक आपने क्या पढ़ लिया है? एक, ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, और दूसरा, ऊन के रेशों से ऊन कैसे बनाई जाती है। आगे हम पढ़ेंगे रेशम के बारे में। तो चलिए अब रेशम के बारे में पढ़ते हैं।